Good morning, students. I have already posted video audio lectures on Hicks theory of business cycles and Samuelson's theory of business cycles. Still, I am repeating this lecture ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए. पहला है हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. हिक्स नाम है इकोनॉमिस्ट का. फेमस इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स ने एक थ्योरी दी है. उनकी बुक का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, interaction between multiplier and accelerator takes place which results in cyclical fluctuations. हिक्स क्या कहते हैं कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों के परिवर्तन होने से, दोनों की अंतर प्रक्रिया से जो है इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, मल्टीप्लायर और एक्सेट्रा काम करते हैं और उसकी वजह से व्यावसायिक चक्र जो है वो या सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं. अजम्पशंस देख लेते हैं. प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है प्रगतिशील अर्थव्यवस्था. इकोनॉमी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चलती है आफ्टर गेटिंग अवे फ्रॉम द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. पहले संतुलन है तो व्यापार चक्रों की वजह से असंतुलन हो जाता है. थर्ड इज आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट. Fourth is there is no restraint on contraction, but working of accelerator in the downswing periods is an indirect restraint. Basically क्या है इसका मतलब कि संकुचन पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन जब एक्सेलरेटर काम करता है डाउनवर्ड ट्रेंड में तो एक लिमिट के बाद वो नीचे नहीं होता, उसका लेवल कम नहीं होता, तो एक अप्रत्यक्ष तौर पे एक रेस्ट्रेंट का, प्रतिबंध का काम करता है. फिफ्थ इज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज कांस्टेंट. सिक्स्थ इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज ट्रीटेड इन अ लैग्ड मैनर. गुणक और त्वरक जो है उनके आपस की जो अंतर प्रक्रिया है वो लैग्ड मैनर, मतलब कुछ समय अवधि का अंतर रहता है. एंड लास्ट इज देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी. अपने वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है. तो हिक्स की थ्योरी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, बूम या एक्सपेंशन, रिसेशन, देन डिप्रेशन एंड देन रिकवरी. ठीक है, वही सारे फेजेस चारों के चारों जो हैं हिक्स की थ्योरी वैसी ही है, उसी पर बेस्ड है. हिक्स क्या कहते हैं कि इनिशियली इकॉनमी में इक्विलिब्रियम है, उसके बाद स्वतंत्र निवेश होता है जो कि गवर्नमेंट करती है. दो तरह की इन्वेस्टमेंट पढ़ी है ना हमने, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है जो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट. स्वतंत्र निवेश वह है जो उत्पादन और आय से प्रेरित नहीं होता, उससे स्वतंत्र होता है. और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द चेंजेस इन इनकम और आउटपुट. और प्रेरित निवेश वह होता है जो आय और लाभ या उत्पादन की प्रेरणा से प्रभावित होता है. मल्टीप्लायर कब काम करता है? जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, आपने पढ़ा है मल्टीप्लायर के चैप्टर में. और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को शो करता है. तो थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है बेसिकली कि जब इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है उस अवस्था में अगर हम देखेंगे, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड मल्टीप्लायर विल वर्क. गुणक की आगे की प्रक्रिया काम करती है. जब मल्टीप्लायर की वजह से प्रक्रिया चलती है तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है. इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है. इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे उस बड़ी इनकम में से. सो इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन मीन्स मोर डिमांड फॉर गुड्स. जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम बढ़ी, मल्टीप्लाई टाइम्स और कंजम्पशन बढ़ गई. अब कंजम्पशन मीन्स कि लोग जो है वो गुड्स की डिमांड क्रिएट करेंगे. ठीक है, और गुड्स की डिमांड जब क्रिएट करेंगे सो दिस विल गिव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इनकी कंजम्पशन के बढ़ने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. क्यों? क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ती है तो लोग गुड्स की मांग करते हैं, तो नई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर्स न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाता है. ठीक है, और एक तरह से एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है वो काम करने लग जाता है. तो इस तरीके से जब फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ एक्सेलरेटर काम करते हैं तो अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है और हम बूम की स्थिति में पहुंच जाते हैं. बूम आपको पता है मैक्सिमम सीलिंग, जिसको जो वर्ड है बूम की जगह सीलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, ऊपरी सीमा, जिसमें कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं.
ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो जाता है, जिसको उन्होंने प्रॉस्पेरिटी या एक्सपेंशन का नाम दिया है। तो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बूम या एक्सपेंशन प्रॉस्पेरिटी हमेशा तो नहीं बनी रहती, देयर इज सम टर्निंग पॉइंट, वो नीचे की ओर चल पड़ता है, जिसको नंबर फेज़ 2 कहा है हिक्स ने, फेज़ ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन, कि उस अवस्था में जब मल्टीप्लायर और एक्सेट्रा काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और आप जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर चलेगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन जब कम होगी तो इट मीन्स लोगों ने वस्तुओं की मांग को कम कर दिया, ठीक है। वस्तुओं की मांग कम होगी तो इट मीन्स प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो डाउनवर्ड ट्रेंड मीन्स व्हेन ऑल द वेरिएबल्स income, output, employment, investment, profit that start falling, कम होने लग जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड हमेशा नहीं चलता रहता, ठीक है। वो उसकी एक लिमिट है, एक जगह जाके वो रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्लोर लिमिट आ गई। तो प्रॉस्पेरिटी का एक सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट, जिसको बूम कहते हैं या सीलिंग कहा गया है, उच्चतम सीमा। और जब रिसेशन या डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है, मंदी की या सुस्ती की स्थिति शुरू होती है, तो वो जो इनकम्स फॉलिंग है, आउटपुट फॉलिंग है, वो ये नहीं कि हमेशा कमी होता रहेगा, वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। जिस पॉइंट पे वो रुकता है वो पॉइंट काफ़ी समय तक बना रहता है, जिसको कि हम फेजेस में हमने डिप्रेशन कहा था, और यहाँ पे हिक्स ने उसे डिप्रेशन कहा है या फ्लोर लिमिट कहा है, यानी कि न्यूनतम सीमा कहा है, ठीक है। उस न्यूनतम सीमा पर लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे होते हैं। लोगों के पास पैसा है बट दे डू नॉट वांट टू स्पेंड, क्यों? इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद प्राइसेस और कम हो जाएंगे। बैंक्स के पास फंड्स पाइल अप हो गए बट इन्वेस्टर्स डू नॉट बोरो, कि मंदी की स्थिति है तो वेव ऑफ पेसिमिज्म है, निराशावादिता है। मींस निराशावादिता का मतलब है कि लाभ की आशा कम है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कोई भी करना चाहता, कोई भी रॉ मटेरियल इकट्ठा करके नहीं रखना, बाय नहीं करना चाहता। जिनके पास रॉ मटेरियल है भी वो प्रोडक्शन नहीं करते, तो रॉ मटेरियल्स की कंपल्सरी इन्वेंट्रीज इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये फेज़ हमेशा नहीं बना रहता, क्योंकि या तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो फिर से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होता है, जिसको फेज़ ऑफ रिकवरी कहा है, पुनरुत्थान की अवस्था कहा है। और जो है जैसे ही स्लाइटली किसी भी तरीके से इनकम बढ़ती है, प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि फिजूल में एक्सेस कैपेसिटी वेस्ट पड़ी है और इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो रिकवरी का एक फ़ेज़, जिसको हम कहते हैं रे ऑफ होप, एक आशा की किरण जो है शुरू हो जाती है। और उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मल्टीप्लाई टाइम, फिर इनकम बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से चलता रहता है। साथ ही देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ हिक्स थ्योरी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर, जो है त्वरक सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन त्वरक सिद्धांत जो है एक अनरियलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है, कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन पर के चेंजेस पर या आउटपुट पर चेंजेस पर, लेकिन उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करें। सेकेंड इज़ मल्टीप्लायर इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये दोनों ही एजम्पशंस गलत हैं कि एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसा कि आपने पढ़ा है मल्टीप्लायर के चैप्टर में कि एमपीसी जैसे ही चेंज होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू चेंज होगी, तो हम एमपीसी को कांस्टेंट नहीं मान सकते और मल्टीप्लायर की वैल्यू को भी हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज सीलिंग एंड फ्लोर लिमिट इज़ नॉट फिक्स्ड। जैसा कि हिक्स ने कहा कि जब इनकम बढ़ती है तो एक सीलिंग, एक मैक्सिमम, जिसको बूम की स्थिति कहते हैं, कि एक मैक्सिमम लिमिट आ गई कि इससे ज़्यादा भी इनकम और नहीं बढ़ेगी, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। ऐसे ही जो फ्लोर लिमिट है वो भी फिक्स नहीं की जा सकती। देन पैसिव रोल ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जो स्वतंत्र निवेश है उसका निष्क्रिय महत्व है। बेसिकली क्या है कि जब भी डिप्रेशन या डिफ्लेशन, रिसेशन की स्थिति होती है तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट हु
हु इनकर्स ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जो कि स्वतंत्र निवेश खर्च करती है, और उस निवेश की वजह से, जिसको हम पंप प्राइमिंग कह सकते हैं, उस निवेश की वजह से, जैसे कि सरकार डिप्रेशन में रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम मिलता है, या कोई हेल्थ इश्यूज़ पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, तो उस खर्च करने से मनी सप्लाई सर्कुलेशन में बढ़ती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन हिक्स ने अपनी थ्योरी में इसको गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर किया है। एंड लास्ट पॉइंट इज इट इग्नोर्स मॉनेटरी फैक्टर्स, मौद्रिक तत्वों की भी अवहेलना की है। मनी सप्लाई का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइसेस को बढ़ाने में, डिमांड फॉर मनी का, प्राइस सप्लाई ऑफ मनी का, लेकिन हिक्स ने एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है अपनी डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल।